आज 23 जनवरी है। भारत के स्वातंत्र्य संग्राम में बहुमूल्य योगदान देने वाले वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज जन्मदिन है। आइए आज के दिन अपने गर्भस्थ शिशु को नेताजी की जीवनी सुनाते हैं और राष्ट्रभक्ति, निर्भयता, दृढ़ संकल्प शक्ति और सशक्त नेतृत्व शक्ति के गुणों का अपने गर्भस्थ शिशु में सिंचन करते हैं। सर्वप्रथम आप किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रखें। कुछ गहरी सांसें भरते हुए अपनी कुख में पल रहे शिशु के साथ अंतर्मन से जुड़ जाएं। अपनी आंखें कोमलतापूर्वक बंद करते हुए अपने शिशु के साथ गर्भ संवाद करें। ओ मेरे प्यारे, मेरे लाडले शिशु, आज मम्मा आपको हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जीवन कथा सुनाने जा रही है। बेटा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की, आज़ादी की जब बात हो और सुभाष चंद्र बोस का जिक्र ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? बेटा, सुभाष चंद्र बोस एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये वो नाम है उस वीर का जिनकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। मेरे प्यारे एंजल, सुभाष चंद्र बोस भारत माँ के उन वीर सपूतों में से एक थे जिनका कर्ज आज़ाद भारतवासी कभी भी नहीं चुका सकते हैं। अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए खुशी खुशी अपना लहू बहाने वाले इस लाल के बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनो। बेटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 के दिन उड़ीसा के कटक शहर में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम जानकीनाथ था। सुभाष बचपन से ही लड़ायक मिजाज वाले थे। अन्याय और अपराध को वह बिल्कुल सहन नहीं करते थे। सुभाष पढ़ाई में बहुत ही तेज थे, जिसके कारण वह हमेशा अपने टीचर के चहीते विद्यार्थी बने रहे। कटक में स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कलकत्ता के प्रेसिडेंशियल कॉलेज से उन्होंने फिलॉसफी के साथ बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। वो इतने बढ़िया लीडर थे कि उन्हें कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिल का हेड बना दिया गया था। नेतागिरी के साथ साथ वह उस वक्त समाज सेवा भी किया करते थे। उसी कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर भारतीय विद्यार्थियों से बहुत दुर्व्यवहार किया करते थे, जिसका सुभाष जी ने बड़ा विरोध किया। परिणाम स्वरूप उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन फिर भी वह नहीं झुके। बेटा, सुभाष चंद्र बोस के इस व्यवहार से आपको भी ये सीख लेनी है कि अन्याय और अत्याचार को कभी सहन नहीं करना चाहिए। सुभाष भारतीयों के साथ भेदभाव का हमेशा कड़ा विरोध करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ सुभाष के मन में अब जंग शुरू हो चुकी थी। वैसे उनकी पढ़ाई खत्म करके सिविल सर्विसेज में जाने की तमन्ना थी, लेकिन तब अंग्रेज शासन में भारतीयों के लिए सिविल सर्विसेज में जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए सुभाष के पिता जानकीनाथ ने सन 1919 में उन्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इंग्लैंड भेज दिया। उन्होंने प्रशासनिक सेवा के लिए 1920 में आवेदन किया और 4 साल की पढ़ाई केवल 7 महीने में ही खत्म कर दी और उस परीक्षा में चौथा रैंक भी हासिल किया और फिर वह सिविल सर्विसेज में जुड़ गए। लेकिन
भारत माँ के इस दुलारे बेटे ने जब जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में जाना तो उनका मन व्यथित हो गया और उन्होंने 1921 में प्रशासनिक सेवा से त्याग पत्र दे दिया और स्वदेश लौट आए। सुभाष सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने मातृभूमि को अपने माँ बाप से भी ऊपर समझा और अपना सारा जीवन देश को समर्पित कर दिया। इंग्लैंड से लौटते ही वह तुरंत स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए और भारतीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। सन 1928 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अंग्रेजों ने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की, जिसका अर्थ ये था कि सरकार भले ही भारत की हो, लेकिन उसका समग्र संचालन और कंट्रोल अंग्रेजों के पास ही रहने वाला था, जिसका सुभाष चंद्र बोस ने कड़ा विरोध किया और पूर्ण स्वराज की मांग की, जिससे गांधी जी सहमत नहीं थे। गांधी जी के साथ सुभाष की आइडियोलॉजी नहीं मिलती थी। गांधी जी अहिंसा के रास्ते चलकर देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, जबकि सुभाष किसी भी कीमत पर मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाना चाहते थे। इस मामले में वे चाणक्य की भांति साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी प्रयोग करके देश को स्वतंत्र करवाने के पक्ष में थे। इन्हीं मतभेदों के चलते उन्होंने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर इलेक्शन जीतने के बावजूद भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और अपने बलबूते पर आज़ादी की जंग में आगे बढ़ गए। 3 सितंबर 1939 के दिन सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ने की सूचना मिली। ये भारत को स्वतंत्रता दिलाने का सुनहरा मौका था। उन्होंने भारत की मुक्ति के लिए अभियान तेज कर दिया। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और सुभाष की यूथ ब्रिगेड ने 1940 में कलकत्ता में हाल्वेट स्तंभ, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, उसे तोड़ दिया और उसकी एक एक ईंट उखाड़कर ले गए। ये एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी, जिसके माध्यम से सुभाष ने अंग्रेजों को ये संदेश दिया कि इस स्तंभ की तरह वह ब्रिटिश साम्राज्य को भी मिट्टी में मिला देंगे। उनके इन तेवर को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें कई बार जेल में डाला। जेल में आमरण अनशन के चलते जब वे बीमार हो गए तो उनको अपने ही घर में नजरबंद कर लिया गया। वहां से वह बड़ी चालाकी से भाग गए और पहले पेशावर और फिर वहां से काबुल गए। वहां से इटालियन नागरिक के भेष में काबुल से निकलकर मॉस्को गए और फिर वहां से वह जर्मनी पहुंचे। जर्मनी पहुंचकर उन्होंने जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को छुड़ाया और भारतीय स्वतंत्रता संगठन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उसके बाद उनका दुनिया के सामने आना जरूरी था, इसीलिए बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो से प्रवचन दिया और दुनिया के सामने आ गए। अब सुभाष को लोग नेताजी के तौर पे जानने लगे थे। सुभाष में एक बड़ी खासियत थी, वह किसी की भी आंख में धूल झोंककर अंडरग्राउंड होने में माहिर थे। सुभाष विलक्षण बुद्धिमत्ता के स्वामी थे। वह दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त समझते थे और उनके इन्हीं समीकरण के कारण उन्होंने पहले जर्मनी के हिटलर से दोस्ती की और उसके बाद उन्हीं की मदद से जर्मनी से एक पनडुब्बी में बैठकर इंडोनेशिया और वहां से जापान पहुंच गए। जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने सुभाष से प्रभावित होकर उन्हें हर प्रकार की मदद का वादा किया। 21 अक्टूबर 1945 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आरजी हुकूमते आज़ाद हिंद स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की, जिसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और युद्ध मंत्री
स्वयं सुभाष बने, जिसे 9 देशों ने मान्यता भी दी। नेताजी आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बन गए। उनकी फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में पकड़े भारतीय सैनिकों को भर्ती किया गया था। औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई थी। पूर्वी एशिया में नेताजी ने अपने प्रभावशाली प्रवचनों से स्थायी भारतीयों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने की और आर्थिक मदद की गुहार लगाई। उन्होंने अपने आह्वान में ये संदेश भी दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरे विश्व युद्ध में आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की अंग्रेज सेना पर आक्रमण की योजना बनाई। जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो ने 16 जून 1943 के रोज जापानी संसद में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में हर तरह की सहायता करने का ऐलान किया। जापान का प्लान म्यांमार के रास्ते ब्रिटिश इंडिया पर आक्रमण करके आज़ाद हिंद फौज की सेना की मदद से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का था। उसका बाकायदा पूरा प्लान बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही विजनरी नेता थे। उन्होंने तो स्वतंत्र भारत का प्रोग्रेस मैप भी तैयार कर रखा था। आज़ादी के बाद भारत की करेंसी कैसी होगी, कानून व्यवस्था कैसी होगी, पुलिस, सेना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, गरीबों के उत्थान के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जाएगी, इन सारे मामलों से संबंधित सूचनाओं का रोड मैप पहले ही तैयार कर दिया गया था। नेताजी ने अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए दिल्ली चलो का नारा भी दिया। जापानी सेना के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को भी जीत लिया, लेकिन जापान के नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक के बाद आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। उस वक्त जापानी सेना ने नेताजी के भाग जाने की व्यवस्था भी की, लेकिन नेताजी भागे नहीं और झांसी की रानी रेजिमेंट के साथ सैकड़ों मील चलते रहे। इस प्रकार उन्होंने सच्चे नेतृत्व का एक आदर्श प्रस्तुत किया। अब नेताजी ब्रह्मदेश के रंगून शहर चले गए। 24 अगस्त 1944 के रोज रंगून रेडियो स्टेशन से ये अनाउंस किया कि भले ही ये कार्यवाही विफल रही है, लेकिन देशवासियों को अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। भारतीय क्रांतिकारियों समेत पूरे देश की जनता के बीच नेताजी अब हीरो बन गए थे। नेताजी ने ब्रिटिश सैन्य में काम कर रहे भारतीय सैनिकों को आज़ादी की जंग में जुड़ने के लिए प्रेरित किया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था, तो यूएसएसआर के साथ मिलकर नई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए नेताजी वियतनाम से मॉस्को जाने के लिए प्लेन में निकले। उसी सफर में ताइवान में उनका प्लेन क्रैश हो गया और माना जाता है कि उसी प्लेन क्रैश में उनका देहांत हो गया। और फिर आज़ाद हिंद फौज के अग्रणियों को पकड़कर अंग्रेजों ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर कार्यवाही की, लेकिन सुभाष के सैनिक फिर भी अड़िग रहे। इन सब के चलते ब्रिटिश नेवी में जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेज सैनिकों के खिलाफ बगावत कर दी। जब ये खबर पूरे देश में फैली, तो फिर रॉयल एयरफोर्स और रॉयल आर्म फोर्स के सैनिकों ने भी ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ बगावत कर दी। पूरी इंडियन आर्मी अब अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। ब्रिटेन के 40,000 सैनिकों की आर्मी के सामने 25 लाख भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, तो ब्रिटिश आर्मी ने भारत छोड़कर चले जाने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया में लड़कर ब्रिटिश आर्मी बहुत कम संख्या में रह गई थी और आर्थिक रूप से भी वो कमज़ोर पड़ गई थी। ये नेताजी और उनकी आज़ाद हिंद फौज का ही प्रभाव था कि अंग्रेज सेना में काम कर रहे भारतीय सैनिक इतनी भारी मात्रा में ब्रिटिशर्स के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह कर पाए। ब्रिटिश आर्मी ने
उस समय भारत समेत कई देशों को स्वतंत्र कर दिया, जहां कोई गांधी आंदोलन नहीं कर रहा था। वास्तव में आज़ादी इन्हीं के कारण मिली, जिसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि 1945 से 1951 के दौरान ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहे क्लेमेंट इटली ने 1956 में अपनी एक स्पीच में ये कबूल किया कि भारतीय सैनिकों के विद्रोह से ब्रिटिश सेना टूट चुकी थी, इसीलिए हमने भारत को स्वतंत्र कर दिया। उनसे पूछे गए एक प्रश्न में उन्होंने कबूल किया कि गांधी और उनकी पार्टी का भारत की आज़ादी में इतना प्रभाव नहीं था, सारा प्रभाव आज़ाद हिंद फौज से ही आया था। बेटा, तो ऐसे परमवीर थे हमारे नेताजी। वो सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई में ही इंटेलिजेंट नहीं थे, बल्कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार उसका सही तरीके से उपयोग करके फायदा उठाने में भी माहिर थे। अपनी प्रभावक भाषण शैली से वह सामान्य जनता से लेकर हिटलर और जापान के प्रधानमंत्री जैसी बड़ी हस्तियों को प्रभावित कर देते थे। उस समय केवल सुभाष ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए पूरी दुनिया से समर्थन लेने के विषय में न केवल सोचा, बल्कि उस पर अमल करके जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप भी की। उनमें ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी और एक्यूरेट जजमेंट की जो क्वालिटी थी, उसी के कारण उन्हें वैश्विक सत्ताओं द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ। वह बहुत बड़े विजनरी भी थे। स्वतंत्र भारत के विकास की सारी योजनाएं उन्होंने पहले ही बनाकर रखी हुई थी। बेटा, आपको भी नेताजी से प्रेरणा लेनी है और उन्हीं की तरह एक आदर्श देशभक्त, स्ट्रॉन्ग लीडर और भारत का आदर्श नागरिक बनकर दिखाना है और भारत को फिर से महासत्ता के तौर पर वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए अपना योगदान देना है। बेटा, उसके लिए आपको भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से वो सारे वर्च्यूज और वैल्यूज को अपने व्यक्तित्व का विराट हिस्सा बनाना है। भारत को फिर से विश्व गुरु के पद पर स्थापित करने के लिए आपने ये सारे गुण आत्मसात करने हैं, जिसका उपयोग आप अपने आने वाले जीवन में करने जा रहे हैं। बेटा, उसके लिए आप अपने आप को अभी से कटिबद्ध कर लो। मेरी मातृभूमि भारत को मैं आप जैसे वीर सपूत की गिफ्ट देकर अपना ऋण चुकाना चाहती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये ऋण जरूर चुकाएंगे। जय हिंद, जय भारत।